the capillary, this capillary is coming out from this renal, efferent arteriole. ये efferent arteriole में से निकलता है, पूरे नेफ्रॉन को वो रैप करता है और फिर उसके बाद it will come out in the form of renal venule and then the renal vein. Correct, Anna? Then let us see what is this vasa recta now. What vasa recta? So you can see with what it has been written on the screen. It is a minute vessels of this network which runs parallel to the Henle's loop, forming a U-shaped vasa recta. ये लूप ऑफ हेनले के पैरेलल में जो नेटवर्क मूव कर रहा है, यस, लूप ऑफ हेनले के पैरेलल में जो मूव कर रहा है, यू शेप स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज द वासा रेक्टा. करेक्ट. Now let us learn first the types of nephron. There are two types of nephron. Please note down, all of you. Please note down. It is important. As the cortical nephron, which is maximum about 85%, and juxtamedullary nephron, which is just 15%. Now this cortical nephron, where it is present? Cortical nephron, इसका जो लूप ऑफ हेनले होता है वो छोटा होता है. Yes, and extend only very little into the medulla. आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में, ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में कि इसका लूप ऑफ हेनले काफी छोटा है और इतना छोटा है कि मेडुला तक नहीं पहुंच पाता है. और इन केस ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन वासा रेक्टा इज एब्सेंट, और अगर रहेगा भी तो बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म में रहेगा. नेक्स्ट, उसके बाजू वाला नेफ्रॉन आप देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज अ juxtamedullary नेफ्रॉन. वो बहुत कम होता है, दैट इज अबाउट 15% ऑफ द टोटल नेफ्रॉन. अगेन आप डायग्राम में देख सकते हो कि इसका नेफ्रॉन काफी बड़ा है, वेरी बिग, बहुत ही बड़ा लूप ऑफ हेनले है. और बड़ा लूप ऑफ हेनले की वजह से दिस लूप ऑफ हेनले इज गोइंग इनसाइड द डीप इनटू द मेडुला, एंड यहाँ पे इन केस ऑफ juxtamedullary नेफ्रॉन वासा रेक्टा इज प्रेजेंट. ठीक है. सो ये एक नेफ्रॉन है, ये दूसरा नेफ्रॉन है. इसका ये जो लाइन दिख रहे हैं आपको, ये दिस लाइन यू कैन सी दैट इट इज, दिस इज मेडुला पार्ट एंड ये ऊपर वाला कॉर्टेक्स पार्ट है. जो लाइट पिंक कलर से दिखा है, दिस रीजन इज द कॉर्टेक्स, एंड जो थोड़ा पर्पलिश कलर का है, दैट इज द मेडुला रीजन. ठीक है. सो कॉर्टिकल नेफ्रॉन इज द मैक्सिमम नेफ्रॉन इन अवर किडनी, मेकिंग अबाउट 85%. उसमें वासा रेक्टा नहीं रहता, और रहा तो बहुत रिड्यूस्ड रहता है. लूप ऑफ हेनले काफी छोटा है, इसलिए मेडुला तक नहीं जाता, क्योंकि वो सिर्फ कॉर्टेक्स तक रहता है, इसके लिए उसका नाम कॉर्टिकल नेफ्रॉन है. जक्स्ट्रा मेडुलरी हम क्यों बोलते हैं? जक्स्ट्रा का मतलब होता है जंक्शन. सो दिस नेफ्रॉन में जो लूप ऑफ हेनले वो काफी बड़ा है, मेडुला तक जाता है, और यस, यहाँ पे वासा रेक्टा होता है. Now let us learn the next topic, that is the urine formation. So the urine formation takes place in 3 steps. Ultrafiltration. अल्ट्राफिल्ट्रेशन को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है. So ultrafiltration is also called as a glomerular filtration. Next step is reabsorption. To be very specific, it is called as selective reabsorption. And the third step is tubular secretion. No doubt this particular tubular secretion word is a wrong term given. Why the wrong term is given, I will tell you when I will teach you this tubular secretion. Yes, so first step, let us understand, that is a ultrafiltration, that is a glomerular filtration. So the glomerular filtration takes place, or the ultrafiltration takes place exclusively in the Bowman's capsule. सिर्फ और सिर्फ Bowman's capsule में होता है.
नाम से ही पता चल रहा है अल्ट्रा मतलब फाइन फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का। अभी देखो ये समझने के लिए ना, आई हैव द बेस्ट एग्जांपल व्हिच आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड इज चाय का एग्जांपल। अभी आपने देखा है कि घर पे अगर मम्मी आप चाय बना रही है, यस, तो उसमें बहुत सारी चीजें डाल रही होगी, इवन बहुत सारे लोगों को आता भी होगा आप में से बनाने के लिए। यू आर पुटिंग दैट टी पाउडर, चाय पत्ती डाल रहे हो, शुगर डाल रहे हो एंड व्हाट नॉट थिंग्स, सब चीज उसमें डाल रहे हो, ठीक है। एंड विथ अ स्ट्रेनर, विथ अ चालनी, विथ अ स्ट्रेनर, जब आप उसको ये करते हो, छानते हो, फिल्टर करते हो, तो सारे बड़े बड़े जो भी चीजें आपने डाली थी वो सब ऊपर आ गया, वो चालनी में रह जाएगा। एंड ओनली द फिल्ट्रेट विल कम डाउन, जिसको आप चाय बोलते हो, ओनली द फिल्ट्रेट विल कम डाउन। आपने उसमें जो भी बड़े चीजें डाली थी वो सब वो उसमें रह जाएगी, स्ट्रेनर में रह जाएगा। The same strainer work is done with our glomerulus. ठीक है, we have learned that this glomerulus is nothing but a network of capillary or a tuft of capillary, and this capillary is going to act like a strainer, चालनी का काम करेगा। तो जो भी ब्लड आ रहा है, रीनल आर्टरी से ब्लड अंदर आ रहा है किडनी में, रीनल आर्टरी इज डिवाइडिंग इनटू द एफरेंट आर्टेरियोल, ये पहला वाला एफरेंट आर्टेरियोल है, और फिर बाद नेक्स्ट वाला इफरेंट आर्टेरियोल है। यस, तो आप देख सकते हो कि एफरेंट आर्टेरियोल से जो ब्लड आ रहा है, अंदर आ रहा है, एफरेंट आर्टेरियोल से जो ब्लड आता है वो बहुत ही प्रेशर से ब्लड अंदर आ रहा है। कौन सा प्रेशर यहाँ पे एक्ट होता है? तो द नेम ऑफ द प्रेशर इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। So with the force or with the hydrostatic pressure, the blood is coming inside the efferent arteriole. अब ये जो चालनी बना है, ये जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर ये जो चालनी का काम कर रहा है, यस, ये क्या करेगा, सारे जो भी ब्लड के अंदर सेल्स है उसको वो ट्रैप कर लेगा, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है, या फिर कुछ भी बड़े चीजें जैसे बिग बिग अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, सब चीज ये ऊपर ये चालनी में रह जाएगा। और ये ग्लोमेरुलस से छन कर सिर्फ और सिर्फ फिल्ट्रेट जो है वो नीचे पीसीटी में आएगा। सो ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अगेन इफ आई टेल यू, अगर वो अभी जैसे मैंने अभी आपको चाय का एग्जांपल दिया, अगर मेरे चालनी में होल है, फॉर एग्जाम्पल मेरा चालनी अच्छा नहीं है, इफ आई एम हैविंग अ होल इन माय चालनी, व्हाट विल हैपन, द चाय पत्ती विल कम इन द चाय। सेम थिंग हैपेंस इफ अगर हमारा ग्लोमेरुलस में प्रॉब्लम है, तो हमारे जो ब्लड के सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब भी नीचे आएंगे फिल्ट्रेट में, और फिल्ट्रेट में आगे कहीं पे भी बड़े चीजों को ट्रैप करने का जगह नहीं है, बाकी सब एक ट्यूब के जैसा है जिसमें सिर्फ आगे आगे चीजें पास ऑन हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में जब ये ग्लोमेरुलस फटा हुआ है, जिसको भी अभी आई कांट यूज अभी आई एम यूजिंग अ रॉन्ग टर्म एज फटा हुआ, बट एक्चुअली बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, हाँ उसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं, तो क्या होगा कि यूरिन के अंदर ब्लड नजर आएगा। अब यूरिन के अंदर अगर रेड कलर नजर आ रहा है तो ऑब्वियसली, बट ऑब्वियस दैट इट इज आरबीसी। यूरिन के अंदर अगर पस नजर आ रहा है तो ऑब्वियसली इट इज अ न्यूट्रोफिल्स, मतलब डब्ल्यूबीसी। सो यूरिन के अंदर अगर ब्लड या पस ये सारी चीजें दिखाई दे रही है, दैट मीन्स ये जो चालनी है, ये जो ग्लोमेरुलस है, देयर इज समथिंग प्रॉब्लम विद दैट, और दैट पर्सन इज हैविंग सम और द अदर किडनी इन्फेक्शन। वेरी क्लियर? Yes. Okay, so now, हाँ, so this glomerular capillary blood, अच्छा अब ये प्रेशर आप पूछोगे कि आया क्यों? The pressure is created due to the difference in the diameter of efferent and efferent arteriole. Efferent मोटा था, मैंने आपको बताया, efferent पतला था। तो जो आने वाला ब्लड है वो मोटे पाइप से आ रहा है, पर जो जाने वाला ब्लड है वो पतले पाइप से जा रहा है। तो आने वाला ब्लड मोटे पाइप से आया तो बहुत ही प्रेशर से आया, और जाने वाला जो रास्ता है वो बहुत ही पतला है, तो इसके वजह से क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होता है। So here the pressure is created basically due to the difference in the diameter of efferent and efferent arteriole. This is an important point.
So please all of you note down. आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि how the pressure has been created in the ultrafiltration. ठीक है? So pressure is created through the difference in the diameter of efferent and efferent arteriole. Which pressure is created? It's a hydrostatic pressure which is created within the glomerulus. Correct? Yes. Now you can see that glomerular capillary blood pressure causes filtration of blood through three layers: endothelium, epithelium, and the basement membrane. Yes, as it is made up of epithelium. Endothelium is a type of epithelium. कोई भी epithelium जो होता है, they are resting on a basement membrane. ठीक है? So it is the endothelium of glomerular blood vessels, epithelium of the Bowman's capsule, मतलब सबका epithelium, and basement membrane between the two layers. मतलब endothelium और epithelium के बीच में जो space है, उसके बीच में basement membrane है. Now, how we are going to calculate the EFP? EFP का मतलब होता है effective filtrate pressure. तो आप देख सकते हो यहाँ पे, उसको समझाने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है कि जो ग्लोमेरुलर में जो ब्लड का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, दैट इज अबाउट 55 mm of Hg. We calculate the pressure in mm of Hg. Yes, just a second beta, 1 minute. ओके, सो ग्लोमेरुलर के अंदर जो ब्लड का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो काउंट हुआ है, दैट इज अबाउट 55 mm of Hg. जो ब्लड आया है अंदर, ब्लड के अंदर भी खुद का प्रेशर है. ब्लड के अंदर कौन सा प्रेशर होता है? कोलॉइड प्रेशर, मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता है. क्योंकि ये जो ब्लड अंदर आ रहा है उसमें भी बहुत सारे सोल्यूट्स हैं, इसके लिए सोल्यूट के कारण इसके अंदर प्रेशर क्रिएट हो रहा है ब्लड के कैपिलरीज में, which has been noted to be about 30 mm of Hg. Yes, तो and ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज अबाउट 15 mm of Hg. तो जब हम ये सारे चीजों को कैलकुलेट करेंगे, मतलब 55 माइनस 30 प्लस 15 करेंगे, तो हमें रिजल्ट क्या आएगा? बाय 10 mm of Hg. यू कैन सी द आंसर ओवर हियर. बाय 10 mm of Hg द ब्लड कैन बी फिल्टर्ड. इज दैट वेरी क्लियर बेटा? ये 10 mm of Hg कैसे आया, आपको समझ में आया? Yes, miss. 55 minus 30 plus 15. 30 plus 15 is 45. So 55 minus 45 will be 10 mm of Hg. So you can see over here we have learned about the podocytes also. This is the epithelial cells, that is the podocytes of the Bowman's capsule are arranged in this manner. और यहाँ पे क्या होता है? स्लिट्स होते हैं. स्लिट्स मतलब ओपनिंग होता है, जिसको हम फिल्ट्रेशन स्लिट बोलते हैं. ये फिल्ट्रेशन ऑन नव्हता करेन. अरे वाह बेटा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. म्यूट योरसेल्फ. वेट, आई विल म्यूट इट. ओके, ये फिल्ट्रेशन स्लिट जो है, सॉरी, ये फिल्ट्रेशन स्लिट है. ये स्लिट से ही ब्लड फिल्टर होके नीचे पीसीटी में आता है. फिल्ट्रेशन स्लिट इज आल्सो कॉल्ड एज अ स्लिट पोर्स. So you can see again a diagram, same way. Efferent arteriole से ब्लड अंदर आ रहा है. You can trace the arrow mark. Yes, और ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, this is the filtrate. फिल्ट्रेट. बाकी के जो बड़े बड़े सेल्स है, देखो आप देख सकते हो कि ऊपर ही रह जा रहे हैं. एंड इफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड वापस इस साइड आ रहा है. अब इफरेंट आर्टेरियोल से किधर जाएगा मुझे बताओ ब्लड? इट विल गो इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी. करेक्ट ना? क्योंकि एफरेंट आर्टेरियोल से ही तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी निकलता है. सो
efferent arterioles hai, the blood will go into the peritubular capillary. So almost all constituent of blood plasma except the protein, protein बड़े बड़े molecules आप देख सकते हो यहाँ पे, passes into the lumen of Bowman's capsule, वो lumen में चला जाता है. About 1100 to 1200 ml of blood is filtered by kidney per minute. Please note down. एक मिनट में 1200 ml of blood is been filtered. So it constitutes about 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of heart in a minute. Now, next question which can be asked is the what is GFR, glomerular filtration rate. So what is this? It is the amount of filtrate formed per minute. एक मिनट में कितना फिल्ट्रेट बन के पीसीटी में जा रहा है? यस, एक मिनट में कितना बार वो ब्लड छन रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट. उसका रेट कितना है? तो कितना रेट है? नॉर्मल कितने रेट से फिल्टर होता है? इट इज अबाउट 125 ml पर मिनट या फिर 180 लीटर्स पर डे. नाउ जस्ट इमेजिन, अभी आपको एक क्वेश्चन मार्क आना चाहिए आपके मन में कि 180 लीटर्स कुछ होता है. 180 लीटर्स 180 लीटर्स अगर एक दिन में फिल्ट्रेट बन रहा है तो क्या हम उतना यूरिनेट करते हैं? डू वी यूरिनेट 180 लीटर्स ऑफ यूरिन? No. Obviously, the answer will be a big no. Yes, we hardly urinate 1 to 2 liters of urine. है ना? बहुत पानी पियोगे तो it can go to 2.5 liters. तो पर जस्ट यहाँ पे ध्यान दो कि फिल्ट्रेट तो नीचे कितना आ रहा है पीसीटी में? 180 लीटर्स. इसका मतलब क्या? 90% ऑफ द फिल्ट्रेट. Yes, 95% I can say 95% of the filtrate is reabsorbed. ये जो फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है, जो ब्लड छन छन के नीचे आ रहा है, ये जो छना हुआ ब्लड है, जो फिल्ट्रेट है, यही फाइनल यूरिन नहीं है. इसके लिए मैं इसको यूरिन नहीं बोल रही, इसको फिल्ट्रेट बोल रही हूँ. यूरिन कब बनेगा? जब ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में पहुंचेगा. अब इसको बहुत सारी चीजों से गुजरना है फिल्ट्रेट को. ये फिल्ट्रेट पहले पीसीटी में जाएगा, फिर डिसेंडिंग लिम्ब में जाएगा, फिर असेंडिंग लिम्ब में जाएगा, फिर डीसीटी में जाएगा, फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जाएगा और फिर फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा. जब ये डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के बीच में होगा, मतलब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल तक रहेगा जब ये फिल्ट्रेट, तब मैं इसको यूरिन बोल सकती हूँ, क्योंकि तब वो यूरिन ऑलमोस्ट बन गया रहता है, ऑलमोस्ट. पर जब ये कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है तो ये पूरी तरह से यूरिन बन जाता है. करेक्ट है बेटा? तो प्लीज इस चीज को ध्यान दो कि 180 लीटर्स ऑफ अगर फिल्ट्रेट बनता है एक दिन में, ये 180 लीटर्स में से सिर्फ हम हार्डली 2 लीटर ऑफ यूरिनेट करते पूरे दिन में. 2 लीटर्स और 3 लीटर्स, लेट अस से 3 लीटर्स. तो बाकी का जो ये फिल्ट्रेट है वो कहाँ गया? तो उसी का रीएब्जॉर्प्शन होता है. ये जो फिल्ट्रेट नीचे आया है तो अपना ये जो पूरा नेफ्रॉन है वो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का फंडा यूज करता है. तो ये जो फिल्ट्रेट नीचे आ गया है, जिसको कंसिडर कर दिया गया है कि ये वेस्ट है, ये वेस्ट में से भी वो सारे अच्छे अच्छे चीजों को चुन चुन कर निकालता है. अलग अलग ट्यूब्स में अलग अलग चीजों का सिलेक्शन होता है. मतलब पीसीटी कुछ अलग चीज सेलेक्ट करेगा, डिसेंडिंग लिम्ब कुछ अलग सेलेक्ट करके निकाल लेगा, असेंडिंग लिम्ब कुछ अलग सेलेक्ट करके निकालेगा, डीसीटी कुछ और सेलेक्ट करके निकालेगा. तो यहाँ तक ऊपर तक पहुंचते पहुंचते सब लोग अपनी अपनी अच्छी अच्छी जो भी चीजें हैं, जैसे कि पानी हो गया, ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, जो भी चीजें बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, वो सब का सब वो रीअब्सॉर्ब करते करते वो कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचता है. और जब वो कलेक्टिंग डक्ट तक आ जाता है तो फाइनली उसमें से पूरा पानी जो है वो मैक्सिमम पानी अपना बॉडी यूज कर लेता है, रीअब्सॉर्ब कर लेता है, और फिर बचा कुचा जो होता है दैट इज अ यूरिन. ठीक है? सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फेनोमेना कि हाउ ऑल हैज बीन डन. सो लेट अस लर्न द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज अ रीअब्सॉर्प्शन. As I've told you,
180 लीटर्स अगर बन रहा है तो आई कैन से दैट 99% ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीएब्सॉर्ब्ड, है ना। 99%, 180 में से अगर सिर्फ 2 लीटर यूरिन हो रहा है तो ऑब्वियसली इट विल गो अ रेशियो ऑफ अबाउट 99. So 99% is reabsorbed and just 2% is the urine. And we urinate about 1.5 liters normally if you drink on water. If you drink more amount of water, it varies. But एक हमने एक जनरल ये दिया है कि 1.5 liters तो यूरिनेट करते ही हैं. Again ये 1.5 liters depend from person to person. जो बहुत ही कम पानी पीता है तो उनका तो 1 लीटर यूरिन भी नहीं होगा, ठीक है। तो रीएब्जॉर्प्शन का बेसिकली मतलब क्या है? रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है वापस से एब्जॉर्ब करना. तो ये जो फिल्ट्रेट नीचे आया है इसमें से बहुत सारी चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है. okay? तो आप यहाँ पे पहले ये ऊपर वाला एरो मार्क देखो. जो एरो मार्क बाहर की तरफ दिखाया गया है, ऊपर की तरफ, हाँ, ये नीचे वाला एरो मार्क नहीं. हाँ, नीचे वाला एरो मार्क को मत ध्यान दो. ऐसा एरो मार्क जो बाहर की तरफ निकल रहा है. देखो नीचे वाला एरो मार्क क्या सजेस्ट कर रहा है कि इसके अंदर कुछ जा रहा है, पर ऊपर वाला एरो मार्क क्या दिखा रहा है कि इसमें से बाहर कुछ निकल रहा है. तो ये दोनों एरो मार्क का बहुत ही सिग्निफिकेंस है. तो अभी आप किस पे कॉन्सेंट्रेट करोगे? वो एरो मार्क जो दिखा रहा है कि ट्यूब्यूल में से कुछ निकल रहा है, ठीक है. सो सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, लाइक अमाइनो एसिड, सोडियम, हाँ, जो भी अच्छी चीजें हैं, इट इज ऑल एब्सॉर्ब्ड either by active method or by passive method. Now what is the difference between active and passive? Just tell me, anybody of you. किसी को पता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन में क्या फर्क है? प्लीज किसी को पता है तो बताओ. Yes, unmute yourself and tell me or message me in the chat box. No, no one is knowing. अरे yes or no तो बोलो. Movement of molecules across the cell membrane. किसमें बेटा? Movement of molecules across the cell membrane is called as active transport. Lower concentration to higher concentration. Ma'am, active transport require energy and passive transport does not. Shabash, very good beta, very good. What's Yes. your name beta? Girish Rajpurohit. Absolutely correct answer beta. Yes, active Yes, transport always requires energy and passive does not requires energy. Now what do you mean by that? जैसे for example मैंने आपको एक चौक उठाने के लिए कह दिया, तो चौक उठाने में आपको क्या उतनी एनर्जी लगेगी, या फिर मैंने आपको एक बहुत भारी भड़कम ड्रम उठाने के लिए बोला, तो ड्रम उठाने में आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि वो आपके कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है, बहुत ही हैवी है, जबकि चौक इतना ऐसा नहीं है. तो सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर. जो मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जब एनर्जी की जरूरत होती है तो उसे कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. और जो चीज सेम कॉन्सेंट्रेशन का होता है, इट इज अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जब उसको एब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं है, वो सिंपल ऑस्मोसिस से या सिंपल डिफ्यूजन से हो जाता है, तो उसको बोला जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट. तो देखो रीएब्जॉर्प्शन भी जो है वो दो तरीके से होगा, या तो बाय एक्टिव या तो बाय पैसिव. समझ में आ गया बेटा? तो कुछ चीजें एक्टिव से एब्जॉर्ब होगी, रीएब्जॉर्ब होगी, सॉरी, और कुछ चीजें पैसिव से रीएब्जॉर्ब होगी, ठीक है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि सोडियम हो रहा है एब्जॉर्ब, रीएब्जॉर्ब हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स में सब आ गया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड वगैरह वगैरह आ गया. वाटर हो रहा है तो वाटर को तो सिंपल पैसिव से होगा, न्यूट्रिएंट्स बड़ा मॉलिक्यूल है तो वो एक्टिव से रीएब्जॉर्ब होगा. पोटेशियम भी सिंपल से हो जाएगा तो पोटेशियम भी पैसिव से होगा.
So you can see that in proximal convoluted tubule, these many things, HCO3, NaCl, H2O, nutrients, potassium, ये सारे के सारे चीजों का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है. मतलब ये फिल्ट्रेट में जो आया है, ये सारे के सारे चीजों को ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल ले लेगा, रीएब्जॉर्ब कर लेगा. तो कुछ चीजों को में एब्जॉर्ब करने में उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और कुछ चीजें वो सिंपली कर लेगा. करेक्ट है? अच्छा, अब इसमें से इतने सारी चीजों का रीएब्जॉर्प्शन हो चुका है. अब ये जो फिल्ट्रेट है वो घूमते घूमते अब आएगा डिसेंडिंग लिम्ब में. अब डिसेंडिंग लिम्ब का क्या खास बात है? अगेन आप देख सकते हो एरो मार्क ओवर हियर कि डिसेंडिंग लिम्ब का ये खास बात है कि इट इज परमिएबल टू वाटर. मतलब क्या, ये फिल्ट्रेट में से ये डिसेंडिंग लिम्ब के पास सिर्फ इतनी ही क्वालिटी है कि वो सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है और बाकी कोई चीज को नहीं. तो डिसेंडिंग लिम्ब को जो काम अलॉट किया है कि सिर्फ पानी का एब्जॉर्प्शन कर लेना, तो डिसेंडिंग लिम्ब अपना काम कर लेगा. जैसे ही फिल्ट्रेट यहाँ पे आएगा तो उसका जो लिमिट है वो उतना पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा. ठीक है. अब ये फिल्ट्रेट फिर ये यू टर्न लेते हुए कहाँ आएगा? हमारे असेंडिंग लिम्ब में आएगा. अब असेंडिंग लिम्ब का नेचर थोड़ा अलग है. असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू सॉल्ट. Yes, you can see over here, it is permeable to salt. Now, ये अब salt का absorption करने लगेगा इसमें से, फिल्ट्रेट में से. ठीक है, salt का absorption हो रहा है. अब फिर ये फिल्ट्रेट घूमते घूमते जब डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाएगा तो फिर भी जो बचा कुचा सॉल्ट है उसका भी एब्जॉर्प्शन हो गया, वाटर का भी हो गया, HCO3 का भी हो गया. तो ये सारे मतलब सॉल्ट एंड वाटर दोनों का रीएब्जॉर्प्शन हो गया डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में. अब फिर ये फिल्ट्रेट जब वापस घूमते हुए कलेक्टिंग डक्ट में आएगा तो कलेक्टिंग डक्ट के पहले ही NaCl निकल जाएगा. बट अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है. अब कलेक्टिंग डक्ट में यू कैन सी दैट पानी इज गोइंग आउट, पानी इज रीएब्जॉर्ब्ड. तो जो पानी रीएब्जॉर्ब हो रहा है ना, ये एक हार्मोन के ऑर्डर से होता है इन कलेक्टिंग डक्ट. ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में आई एम स्पेसिफाइंग वंस अगेन, इन कलेक्टिंग डक्ट द वाटर इज रीएब्जॉर्ब्ड बाय ऑर्डर ऑफ द हार्मोन. वो हार्मोन जब ऑर्डर देगा तभी ये पानी यहाँ से रीएब्जॉर्ब हो पाएगा. वो हार्मोन नहीं होगा तो ये पानी यहाँ से रीएब्जॉर्ब नहीं होगा. समझ में है मेरी बात? तो वो हार्मोन कौन सा है? तो प्लीज नोट डाउन, द हार्मोन नेम इज which is secreted by our pituitary gland. Pituitary gland is a gland which is present in our brain. हमारे ब्रेन में एक छोटा सा पी शेप का ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड. वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका पूरा इन्फ्लुएंस हमारे नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट पे होता है. और द नेम ऑफ द हार्मोन इज ADH. ADH. ADH का फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन. एंटी डायूरेटिक हार्मोन. तो ये हार्मोन जैसे ही रिलीज होगा, ये कलेक्टिंग डक्ट को ऑर्डर मिल जाएगा कि मुझे अब यहां से पानी बहुत सारा एब्जॉर्ब करना है. इसीलिए जो फाइनल यूरिन होता है इट इज कॉन्सेंट्रेटेड. अभी मैं कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड क्यों यूज कर रही हूँ? बिकॉज उसमें पानी कम होता है और बाकी के सारे सोल्यूट्स ज्यादा होते हैं. As I've told you last lecture में a term as isotonic, hypotonic and hypertonic. याद है आपको ये सारे terms? Can anybody tell me the difference between hypertonic, hypotonic and the hyper, hypo and iso? Can you anyone tell me? Yes, anyone? गूगल नहीं करना है बेटा, अपने मन से बोलो. यस,
नो वन, ओके आई विल ओनली टेल यू, लिख लो कहीं तो, अभी बार बार आई विल नॉट टेल दिस थिंग्स। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक का मतलब होता है जिसमें सॉल्ट ज्यादा है पानी कम है, तो हाइपरटोनिक मतलब मोर सोल्यूट सॉल्वेंट लेस, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ मोर ऑफ सॉल्ट एंड लेस ऑफ वाटर, तो हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब है ज्यादा पानी सोल्यूट कम, ज्यादा पानी सोल्यूट कम। एंड आइसोटोनिक का मतलब है सॉल्ट एंड वाटर इक्वल। तो चलो अब मैं with that respect I am telling you now you can match it whether you have understood properly or not. So in PCT the nutrients are being absorbed, but in DCT when more of water is been absorbed, when more, see what I am telling you, when more and more of water is been absorbed, the filtrate is going to become what, which type of filtrate it will become, इसमें से पानी ज्यादा रिमूव हो गया है तो कैसा बन जाएगा ये फिल्ट्रेट, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। ठीक है। अच्छा अब ये हाइपरटोनिक वाला जब ये फिल्ट्रेट हमारे असेंडिंग लिम्ब में आएगा तो यहाँ पे सॉल्ट हो रहा है एब्जॉर्ब, तो अब ये हो जाएगा हाइपोटोनिक, ठीक है। अच्छा अब ये हाइपोटोनिक वाला जो फिल्ट्रेट है जब हमारे डीसीटी में आएगा तो यहाँ तो दोनों भी हो रहा है सॉल्ट एंड वाटर, तो क्या हो जाएगा आइसोटोनिक। आइसोटोनिक। अच्छा अब ये आइसोटोनिक वाला जब हमारे कलेक्टिंग डक्ट में आएगा तो देखो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच हार्मोन के आदेश अनुसार व्हाट विल हैपन, मोर एंड मोर ऑफ वाटर विल बी एब्सॉर्ब, so the final urine will be what, it will be hypertonic, final urine is Hypertonic. हाइपरटोनिक। this is the generally normally thing, the urine is hypertonic. Again if you drink more of सिर्फ water पीते जाओगे तो फिर वो हाइपरटोनिक नहीं होके वो हाइपोटोनिक होगा, ठीक है। सो मोस्टली जनरली नॉर्मली अगर जितना इनटेक है आपका वाटर का, मतलब अगर आप नॉर्मल क्वांटिटी में पानी पी रहे हो तो जनरली आपका यूरिन हाइपरटोनिक ही होगा, बट अगर आप बहुत ज्यादा पानी पी रहे हो तो ऑब्वियसली द यूरिन विल बी हाइपोटोनिक। अच्छा अब हाइपोटोनिक यूरिन होने के लिए जस्ट सुनो मेरी बात अच्छे से, जब अगर हाइपोटोनिक यूरिन करना है तो एडीएच नहीं आना चाहिए, करेक्ट है ना, क्योंकि अगर एडीएच आएगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो जब एडीएच नहीं आएगा, एडीएच का ऑर्डर नहीं आएगा तो पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, और जब पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा कलेक्टिंग डक्ट से तो यूरिन कैसा हो जाएगा, हाइपोटोनिक। तो ये जो एडीएच हार्मोन है जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, yes it is having a check how much water you are taking. If you are taking more quantity of water वो एडीएच को बोलेगा आज जाने का जरूरत नहीं है, पर अगर आप पानी बहुत कम पी रहे हो, मतलब जितना पीना चाहिए उससे भी कम पी रहे हो, तो मोर एंड मोर ऑफ एडीएच विल बी सिक्रीटेड टू एब्सॉर्ब मोर एंड मोर ऑफ वाटर. Is that very clear? So our pituitary gland has an eye on the intake of your water also. If you are drinking very less water, more of ADH, more of water, less of ADH. If you are drinking adequate amount of water, so whatever the amount of ADH has been there, that much ADH will be released. Got it all of you? Okay, now the same thing which I've told you just now, passive reabsorption take place of water. PCT में 70 to 80% of electrolytes. Electrolytes का मतलब क्या होता है? Electrolytes का मतलब जिसमें salt है, जिसमें nutrients है, उसको हम electrolyte बोलते हैं. And water का reabsorption हो जाता है. ठीक है? Next is लूप ऑफ हेनले. जस्ट हैव अ लुक, अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही सारी चीजें दी है यहाँ पे, जस्ट हैव अ लुक.
वन मोर थिंग, ये जो नेफ्रॉन आपको सामने दिख रहा है, ये कौन सा नेफ्रॉन है? कॉर्टिकल है कि जक्स्ट्रा है? Juxta. वेरी गुड, जक्स्ट्रा है। ठीक है, तो वही जो अभी मैंने आपको बताया कि डिसेंडिंग इज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉल्ट। इट इज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट बट इट इज परमिएबल टू वाटर। परमिएबल मतलब परमिशन टू वाटर है, मतलब यहाँ से परमिशन है वाटर बाहर निकलने का, पर इम्परमिएबल मतलब यहाँ पे परमिशन नहीं है सॉल्ट निकलने का। जबकि असेंडिंग लिंब उल्टा है, असेंडिंग लिंब में इम्परमिएबल टू वाटर है, मतलब परमिशन नहीं है यहाँ से वाटर निकलने का, बट इट इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉल्ट। तो जब यहाँ पे आएगा तो फिल्ट्रेट कैसा होगा? डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब हाइपोटोनिक हो जाएगा। So again have a look. In DCT, salt and water absorption both take place. कलेक्टिंग डक्ट जो है हमारा मेड्यूला तक जाता है, इनर मेड्यूला तक जाता है वो, और यहाँ पे क्योंकि ये मेड्यूला के अंदर तक जाता है तो यहाँ पे यूरिया का भी रिलीज होता है, मींस यूरिया इज आल्सो रीअब्सॉर्ब। अभी आप मुझे बोलोगे कि मैम यूरिया तो नाइट्रोजनस वेस्ट है तो ये क्यों एब्सॉर्ब होता है? तो नो, यूरिया also plays a very important role. Then when we will be learning about the counter current mechanism, उस वक्त आपको समझ में आएगा कि why urea is released over here. Urea is reabsorbed. Why urea is reabsorbed? It has a role in counter current mechanism. Okay. Now the last step, that is the tubular secretion. As I told you just now, it is a wrong term given. ये जो ट्यूब्स हैं, हाँ ये जो ट्यूब्स हैं पीसीटी डीसीटी, ये कोई चीज सिक्रीट नहीं करते हैं। सिक्रीट करता है मतलब कि वो ग्लैंड होना चाहिए, कोई ग्लैंड होता है उसी को हम बोलते हैं ना सिक्रीशन करता है। तो ये कोई ग्लैंड्स नहीं है जो सिक्रीट करते हैं, बट इट इज अ रॉन्ग टर्म गिवन, बट इट इज एप्लीकेबल समवेयर कि हाँ बाबा ऐसा लग रहा है कि सिक्रीट कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है एक्चुअली, देखो जब भी ओके आई विल गो बैक ओवर हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। देखो यहाँ से प्लीज कर्सर पे ध्यान दो, एफरेंट से ब्लड अंदर आया, हाँ जो ब्लड अंदर आया उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, उसका सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन चालू है, बट the problem is some of the blood will escape because the pressure is very high, बहुत ही हाई प्रेशर है, इसके वजह से some of the blood will escape, मैं बोल रही हूँ एस्केप हो रहा है फ्रॉम द इफरेंट आर्टेरियल, मतलब जिसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो ही नहीं पा रहा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा तो ये नीचे गिरेगा, इसके अंदर ईसीटी में गिरेगा, पर कुछ ब्लड ऐसे होंगे क्योंकि इतने प्रेशर से अंदर आ रहा है कि कुछ ब्लड इफरेंट आर्टेरियल से जाकर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर ब्लड चला गया। अब ये जो ब्लड पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में गया है उसका भी तो होना चाहिए ना सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, करेक्ट है? मतलब उसमें से भी जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो वापस इस ट्यूब में आने चाहिए ना, क्योंकि इस ट्यूब से ही तो यूरिन बन के पेल्विस में जुड़ेगा ना ये। यस, तो जो ब्लड एस्केप हुआ है फ्रॉम इफरेंट आर्टेरियल इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, आर यू गेटिंग द पॉइंट? वापस मैं बोल रही हूँ, द ब्लड विच हैज एस्केप्ड फ्रॉम efferent arteriole and has come in the peritubular capillary which is present near to this loop of Henle, वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से जो भी टॉक्सिक चीज है, जो भी अनवांटेड चीज है, हाँ, पुटिंग दैट बैक इनटू द रीनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड एज अ ट्यूबुलर सिक्रीशन। आई होप द थिंग इज क्लियर बेटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में कि कुछ चीजें हैं जो अंदर डाली जा रही हैं, इसके अंदर डाली जा रही हैं। तो जो चीजें अंदर डाली जा रही है दीज आर द ट्यूबुलर सिक्रीशन। और ये कहाँ से अंदर जा रहा है? जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में जो ब्लड है वहां से ये वापस रीनल ट्यूब्यूल के अंदर जा रहा है, मतलब डीसीटी पीसीटी के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के अंदर भी कुछ जा रहा है, तो ये जो अंदर जाने वाला एरो मार्क है ना, दैट इज द साइन ऑफ ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो H+ आयन जो ब्लड में एस्केप होके छुपा था, NH3
ये सारा इसमें वापस डाला जा रहा है। अगेन आप यहाँ देख सकते हो DCT में भी डाला जा रहा है। यस, तो यहाँ पे इन दोनों चीजों को जब अनवांटेड चीज जो एस्केप हो चुका है, जो अब भी ब्लड में है, जो टॉक्सिक है, उसको वापस जब रीनल ट्यूब्यूल में डाला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो यू कैन सी नाउ एंड यू कैन रीड. So cells of this PCT and DCT, they are going to maintain the ionic balance, acid-base balance, okay, no doubt by selective secretion of these things, okay, and collecting duct will maintain the pH and ionic balance. So from the peritubular capillary, this is a peritubular capillary. From peritubular capillary back into the this thing. समझ में आया बेटा? एंड ये जो भी ड्रग्स आया, यूरिया आया, ये सब आया, ये यूरिन बन के कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से निकल जाएगा। समझा? प्लीज टेल मी यस और नो। Yes, ma'am. Okay. So now you can see a overlook for everything. यहाँ पे आप Ma'am. देख सकते हो। हाँ बोलो बेटा। मैम ऑस्मोलैरिटी मतलब फ्यूअर वाटर मॉलिक्यूल ना सॉल्यूट से। Osmolarity means maintaining the osmosis. Yes. ओके मैम, थैंक यू। जब आप ये भी पढ़ना है, आपको ऑस्मोलैरिटी भी अच्छे से पढ़ना है, व्हेन यू विल बी लर्निंग काउंटर करंट मैकेनिज्म। ओके, ना यहाँ पे देखो ब्लू कलर से वाटर का दिखाया है एंड दिस कलर से सोल्यूट दिखाया है। थोड़ा डार्क है तो फिल्ट्रेट है, डॉटेड है तो वेरिएबल रीअब्जॉर्प्शन और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो जस्ट हैव अ लुक, पूरा यूरिन फॉर्मेशन कैसे होगा। पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर ये सब जगह क्या हो रहा है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, और साथ साथ में ट्यूबुलर सिक्रीशन भी हो रहा है। जो अंदर की तरफ जा रहा है वो ट्यूबुलर सिक्रीशन है, जो अंदर की तरफ जा रहा है। यस, जो डॉटेड लाइन से दिखाया है वो ट्यूबुलर सिक्रीशन का है, पिंक डॉटेड। One more thing I just wanted to add up over here. Tea, coffee and alcohol. Tea, coffee and alcohol are said to be diuretic agents. Diuretic agents का मतलब क्या होता है कि ये हमारे ADH को सप्रेस कर देता है। ठीक है, तो जब हमारा ADH सप्रेस हो जाएगा, ADH हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है, जब वो सप्रेस हो जाएगा तो हम बार बार यूरिनेशन को जाएंगे, क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा बॉडी में। करेक्ट है ना, वाटर एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो वी विल फ्रीक्वेंटली गो टू यूरिनेशन। ठीक है, सो टी, कॉफी एंड अल्कोहल आर द डायूरेटिक एजेंट्स। तो ज्यादा चाय पीने से, ज्यादा कॉफी पीने से या अल्कोहल पीने से बार बार यूरिनेशन को जाना पड़ता है, because it will suppress the ADH. Now you can see that the collecting duct, all the collecting duct will join to form duct of Bellini. सारे collecting duct, अभी एक ही नेफ्रॉन थोड़ी ना, ऐसे तो millions of नेफ्रॉन हैं। सारे collecting duct join होंगे to form duct of Bellini. And this duct of Bellini will join to form the minor calyx, then major calyx, then pelvis, and then ureter, फिर bladder, and फिर urethra से यूरिन बाहर जाएगा। ठीक है, so बनेगा यहाँ पर it has to move a long journey to go outside the body. Collecting duct में बनने के बाद वो minor duct of Bellini में जाएगा। पहले duct of Bellini क्या बताया, many collecting duct will join to form duct of Bellini, फिर minor calyx, फिर major calyx, फिर pelvis, फिर ureter, फिर bladder, and then last में urethra, और फिर बाद में बॉडी के बाहर।
So you can see over here, collecting duct will join, they will open into the minor calyx, and many 2-3 minor calyx will form the major calyx. Okay. Now you can see the concentration of filtrate. I know ये counter current mechanism pattern आपको आज ही नहीं समझ में आएगा. That requires one more lecture because ये सारे छोटे छोटे चीजों को I will have to make you understand the things. ठीक है? So एक बार आप पूरा यूरिन फॉर्मेशन अच्छे से समझ लो. किसी को कुछ डाउट है तो मुझे पूछो. Otherwise I will share the textbook. Wait, हाँ? Wait, I will share the textbook. Can you all see the textbook? Yes. Yes, ma'am. So you can see the ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है. Have you all completed your homework? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So you can see over here it is ultrafiltration, which is also called as a glomerular filtration. Yes, and selective reabsorption, and tubular secretion is also called as augmentation. Augmentation. So please remember the other term also, augmentation. So I've explained to you about the effective filtration pressure. Please mark it in your textbook, all of you. Net effective filtrate pressure, EFP, या फिर NFP भी बोलते हैं इसको. So this is how is the peritubular capillary. पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से आप देख सकते हो कि ब्लड यहाँ पे जा रहा है. देखो ये सारे, देखो मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ. So it is going inside. So this is a tubular secretion. Okay. Tubular reabsorption is different and tubular secretion is different. Tubular reabsorption मतलब selective reabsorption. यहाँ पे देखो उसका स्ट्रक्चर्स भी दिखाया गया है आपको कि वो कैसा दिखता है. Thin limb, thick limb, how the movement is going on. I make you understood this also. Filtrate कितना रेट से होता है वो. Then selective reabsorption में क्या क्या चीजें reabsorb होती हैं, either by active or by passive. Okay, then next is about the, so waste like creatinine ions. What is creatinine? Where is this creatinine? How the creatinine is formed? See, creatinine मैंने आपको बताया भी था, I think so, it is present in our muscles in the form of creatinine phosphate. Yes, जब आप कभी भी बहुत ज्यादा मसल का वर्क करोगे, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करोगे, हमारे मसल में ऑलरेडी क्रिएटिनिन फॉस्फेट होता है. यस, तो जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो ये फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा क्रिएटिनिन से टू रिलीज एटीपी, दैट इज एनर्जी. ठीक है, टू जनरेट एनर्जी. और ये जो क्रिएटिनिन है, it will come into the blood and it will be removed outside the body in the form of waste. So creatinine is a muscle waste, okay, which is removed outside the body through urination. And you can see over here that tubular secretion is the only mode of excretion in some marine bony fishes and the desert amphibians. So ये सारे जो छोटे छोटे चीजें हैं उसको आप प्लीज याद रखो. This part, this is the osmolarity के बारे में जो है OSMOL, osmolarity है ये सब. That I will teach you in the next class. ठीक है, because ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा आज, because अभी 5 minutes में I can't make you understand.
This is a big long topic, and I want all of you to understand nicely and properly. So that is a part of counter current mechanism. Anybody is having any doubt? Please ask me. No, miss. और ये जो भी चीजें दिया है ना बेटा, थिंक, हाँ, इंटरनेट का यूज करो. देखो यहाँ पे यूज योर ब्रेन पावर, कैन यू टेल, प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर फॉर द सेम. सी, आई विल टीच यू द कंटेंट, बट ये सारे जो क्वेश्चंस दिए, सी द चेक ब्लड रिपोर्ट ऑफ अ पेशेंट एंड कमेंट अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ ग्लाइकोसूरिया. तो ये सारी चीजें आप फाइंड आउट करो. अगर आपको इंटरनेट से फाइंड आउट करने के बाद भी नहीं समझा, तो वी आर ऑल देयर टू मेक यू अंडरस्टैंड. ये सारी चीजें क्यों दी गई है? सो दैट यू विल हैव इंटरेस्ट. जब आप गूगल पे कोई चीज, एक चीज फाइंड आउट करने जाओगे, तो उससे रिलेटेड और भी कुछ कुछ चीजें आएगी, तो आप वो भी पढ़ोगे, तो वो पढ़ने से योर नॉलेज विल इंक्रीज. ठीक है, समझ में आया? तो ऐसा नहीं कि मैं जितना पढ़ा रही हूँ बस आप उतना ही पढ़ो. ये सब जो दिया है यहाँ पे बॉक्सेस में, ब्लू पर अलग अलग मल्टी कलर बॉक्सेस में दिया है, हाउ मच ब्लड इज सप्लाइड टू किडनी, ये सब चीजों के आंसर्स फाइंड आउट करो. ठीक है, आइदर यूज योर ब्रेन, ठीक है, और यूज द इंटरनेट. ठीक है, वेरी क्लियर बेटा? चलो, anybody is having any doubt or shall I stop? किसी को कुछ डाउट है क्या? You can ask me. Anybody is having any sort of doubt?